इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, कुछ दर्जन हाई कोर्ट्स हैं और कुछ 1000 स्थानीय कोर्ट्स हैं जिन्हें जनता ट्रायल कोर्ट्स के नाम से भी जानती है। आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय हर अन्य अदालत के लिए मान्य होता है और बंधनकारी होता है। लेकिन जब आप वास्तविकता जानने के लिए इन कोर्ट्स को देखते हैं तो बड़ी बड़ी कानून की बाजीगरियां देखने को मिलती हैं। हर एक जुडिशियल ऑफिसर के पास कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुफ्त लॉ जर्नल्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनको पढ़िए और कानून के अनुसार काम करिए। और ये कुछ कुटिल जज उन्हें बैल की तरह पीठ पर तो लाद लेते हैं, लेकिन पढ़कर उस कानून का पालन नहीं करते हैं और नतीजा भुगतना पड़ता है वहां आम आने वाले लिटिगेंट्स को। यदि आम आदमी द्वारा कानून को ना माना जाए तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन हो जाता है। तो फिर इन आलमगीर जजों को क्यों बख्शा जाता है जो न्याय के नाम पर विशुद्ध अन्याय करते हैं, कोर्ट्स को कानूनी कत्लगाहों की तरह बना देते हैं। आज के केस में आरोपी पर सेक्शन 419, 420 आईपीसी तथा 43J और 66D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आरोप था। उसने वहां के हाई कोर्ट तक अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई, बेल देने की गुहार की, लेकिन उसे बेल नहीं मिली थी। आखिर उसकी बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को देखा तो पाया कि ट्रायल जज ने एक के बाद एक करके 12 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन किसी भी गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फाइल देखी तो कोर्ट को उस ट्रायल जज का यह व्यवहार बहुत विचित्र लगा। तो उन्होंने ट्रायल जज से कहा कि आप अपने किए गए इस कार्य पर सफाई भेजिए, एक रिपोर्ट हम तक भेजिए ताकि हम जानें कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। ट्रायल जज ने 11 मार्च 2024 की रिपोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने 27 जून 2023 को उस ट्रायल कोर्ट को एक आदेश दिया था कि किसी भी तरह करके उस ट्रायल को 4 महीने में कंप्लीट किया जाए। इसलिए हाई कोर्ट के अधीन उस कोर्ट ने खटाखट 12 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवा दिए, लेकिन किसी को भी क्रॉस एग्जामिन नहीं करवाया, क्योंकि इससे फिर वह उस ट्रायल को कंप्लीट करने के आदेश का पालन पूरा नहीं कर सकता था। हर गवाह के बयान के समय आरोपी वहीं मौजूद होता था, क्योंकि जेल में था तो उसको पकड़ कर ले आते थे। लेकिन आरोपी के पास कोई डिफेंस काउंसिल नहीं था और डिफेंस काउंसिल ना होने के कारण आरोपी के एडवोकेट उस गवाही के दौरान मौजूद नहीं होते थे। इस आज के केस का नाम है अकीम गॉडविन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्रिमिनल अपील नंबर 1664 और 1665 ऑफ 2024 थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने इसे 18 मार्च 2024 को डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पहला गवाह रिकॉर्ड करने के बाद यदि कोर्ट को यह मिला था कि आरोपी के पास कोई एडवोकेट नहीं है तो उसे लीगल एड से एडवोकेट मुहैया करवाया जाना चाहिए था, ताकि रिकॉर्ड करवाया जाने वाला एविडेंस एडवोकेट की मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाया जाता। ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा था कि आरोपी ने लीगल एड के एडवोकेट को लेने से मना किया था। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि सभी अदालतों में लीगल एड की तरफ से उन लोगों के लिए जो लोग अपने एडवोकेट्स को एंगेज नहीं कर सकते हैं उन्हें मुफ्त एडवोकेट्स दिए जाते हैं। हालांकि उनकी गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन एडवोकेट ना होने से तो वो बेहतर ही होते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ तो पूछेंगे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरोपी के पास सुनवाई के दौरान एडवोकेट नहीं था तो लीगल एड से एडवोकेट क्यों नहीं दिलवाया गया। बेंच ने आगे कहा कि बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के ही अगले गवाह की गवाही रिकॉर्ड करवा देना कानून के विरुद्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 और सेक्शन 138 में गवाही कैसे रिकॉर्ड करवाई जाए, इस बारे में पूरी की पूरी बातचीत बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है तथा री एग्जामिनेशन क्या होता है। सेक्शन 138 में लिखा है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यदि क्रॉस में आई बातों को स्पष्ट करवाने के लिए आगे और गवाही की जरूरत होती है तो उस गवाह का री एग्जामिनेशन होगा। यहां यह महत्वपूर्ण बात है तथा एक दो दिन पहले हमारे किसी क्लाइंट ने भी पूछा था कि यदि गवाह का री एग्जामिनेशन करवाया जाता है तो इससे पहले किया गया सारा क्रॉस एग्जामिनेशन तो बेकार हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने गवाह के क्रॉस में पिट जाने पर उसका री एग्जामिनेशन करवा लेगा तो इससे तो सारी की सारी गवाही पानी में बह जाएगी। तो यहां आप लोगों को हम स्पष्ट करते हैं कि नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। कानून की कोर्ट प्रैक्टिस ना जानने वाले व्यक्ति ही ऐसा सोच पाएंगे। नियम यह है कि जितनी बार भी किसी गवाह का एग्जामिनेशन होगा, चाहे वह चीफ एग्जामिनेशन हो या री एग्जामिनेशन हो, उतनी ही बार उस गवाह को क्रॉस की भट्टी से भी गुजरना होगा। यहां तो गवाह इंडियन लीगल सिस्टम के एक ही क्रॉस से थरा जाते हैं। क्या वो दूसरी बार हमारे क्रॉस के सामने पढ़ना चाहेंगे? निश्चय नहीं पढ़ना चाहेंगे। बस यही पेंच है। सिखाकर लाया गया गवाह पता नहीं दूसरे क्रॉस में क्या बोल दे, इसलिए पार्टीज अपने गवाहों को आगे दोबारा होने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन से बचाने के लिए अपना री एग्जामिनेशन नहीं करवाती हैं। अब हम फिर दोबारा इसी हकीम गॉडविन वाले केस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद्वान ट्रायल जज ने यह हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए समयबद्ध डिस्पोजल के आदेश को मानने के कारण किया है। हालांकि ट्रायल जज को बिना क्रॉस के ही 12 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करवाने के बजाय हाई कोर्ट से समय सीमा के विस्तार की परमिशन मांगनी चाहिए थी और इस कानून विरुद्ध काम से बचना चाहिए था। अभी तो ट्रायल जज ने बिल्कुल एक कानून विरुद्ध काम कर दिया है। लगातार 12 गवाहों के एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवा दिए हैं और क्रॉस एक का भी नहीं करवाया है, और जो भी कुछ करवाया है वह आरोपी के एडवोकेट की अनुपस्थिति में करवाया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखते हुए कि आरोपी 8 जनवरी 2023 से जेल में निरुद्ध है, उसकी अपील को मानते हुए उसकी बेल को मंजूरी भी दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो का कथानक यहाँ समाप्त नहीं होता है, बल्कि जारी रहता है। यहाँ विद्वान व्यूअर्स से बात करते हैं कि लगभग 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार का जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट के मुताबिक 7 साल तक की सजा वाले किसी भी केस में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वर्तमान केस में, हकीम गॉडविन वाले केस में, उसके ऊपर आरोप है कि वह 419 का अपराध किया है, सेक्शन 420 का अपराध किया है और कुछ छोटे मोटे ऑफेंसेस उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में किए हैं। किसी भी अपराध की सजा, किसी भी आरोप की सजा 7 साल से अधिक नहीं है, तो फिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? उसे क्यों बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ी? क्या इन ट्रायल जज साहब को अरनेश कुमार की जजमेंट का पता नहीं था? पता था तो सेक्शन 419, 420 आईपीसी, 66 डीआईडी एक्ट में तो कोई भी सजा 7 साल से अधिक की नहीं है। तो इन जज साहब को क्या कठिनाई हुई जिन्होंने मूंछों पर ताव देकर 7 साल से कम सजा वाले आरोप में आरोपी को जेल भेज दिया? कानून के विरुद्ध गिरफ्तारी के बावजूद आरोपी साल भर से अधिक जेल में बंद रहा, हाई कोर्ट तक ने उसको बेल नहीं दी, तो वह किसकी गलती से जेल में बंद रहा? इस बात का हिसाब क्यों नहीं मांगा गया? यदि कानून का उल्लंघन करने पर आम आदमी पर कानूनी एक्शन लिया जाता है तो इन भारी सुविधा भोगी जजों पर कानून का उल्लंघन करने के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के कानून को ना मानने पर आम आदमी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलाया जाता है। इन 2-3 स्तर वाले जजों पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं चलाई गई? ट्रायल जज था, उसके ऊपर रीजनल कोर्ट था, उसके ऊपर हाई कोर्ट था, तो क्यों उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं चलाई गई सुप्रीम कोर्ट की? कि आपने सुप्रीम कोर्ट के बताए अनुसार कानून का पालन नहीं किया है? जब तक सुप्रीम कोर्ट इन बिंदुओं पर सवालों की एक पुष्ट परंपरा विकसित नहीं करता है, हमारा कानूनी सिस्टम बस यूं ही राम भरोसे चलता रहेगा। हम अपने सब मेंबर्स को उनके केसेज में सही क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे बनाएं,
कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट्स कैसे पेश करें और कोर्ट्स में आने वाली दूसरी मुश्किलों तथा साथ में वकालत की समस्याओं वगैरह के बारे में सही राह दिखाते हैं। व्यूअर्स हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हमारे मेंबर बन सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज मिलने पर उनको आगे की राह बता दी जाती है।